Welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 28 जनवरी. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. उससे होगा क्या, आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी भी टॉपिक को एग्जामिनेशन में किस टाइप से पूछा जा सकता है. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, they live mainly in the state of Uttarakhand. Second, they rear the Pashmina goats that yield a fine wool. 3, they are kept in the category of scheduled tribe. Which of the statements given above are correct? A, 1 only. B, 2 and 3 only. C, 3 only. D, 1, 2 and 3 means all of the above. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. आज हम इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी कवर करेंगे, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है सो दैट अगर आपको अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो उस आर्टिकल को कवर करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और हम इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है हमारे पास? द मोस्ट सर्टेनली विदाउट फ्रीडम द प्रेस विल नेवर बी एनीथिंग बट बैड. किसकी क्योट है ये? एल्बर्ट कैंपस की. इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है. ऐसे में और जीएस पेपर 1 में ये आपको हेल्पफुल हो सकती है. अब न्यूज एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? फर्स्ट न्यूज हमारे पास रिलेटेड है इंडस पैक्ट से. 1960 में इंडस पैक्ट साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. इंडिया ने पाकिस्तान को अभी नोटिस सेंड किया है कि दोनों कंट्रीज को मिलना चाहिए और इस इंडस पैक्ट को जो इंडस ट्रीटी है इसको अमेंड करना चाहिए. ऐसा इंडिया ने क्यों किया? क्योंकि इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हमारे यहाँ डेवलप किए जा रहे थे. उसके ऊपर इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान ने द हाग वाला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अप्रोच किया है और इंडियन ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है. क्या कहा है? जब हमारे पास एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक तरीका था, जब इंडस पैक्ट हमारे बीच में है जिससे हम जो भी इंडस की रिवर्स हैं उनके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाया जाता है तो उस पर बात की जाती है इंडस पैक्ट के अंदर. तो जब हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग चैनल है बातचीत करने का, तो पाकिस्तान को ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं थी. इसलिए इंडियन ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हमारी मजबूरी हो जाती है पाकिस्तान को इंडस पैक्ट को अमेंड करने के लिए इन्वाइट करने की. अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक तो ये द हाग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ये क्या होता है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसको कहते हैं. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. दूसरा इंडस पैक्ट या फिर इंडस ट्रीटी के बारे में हम पढ़ेंगे. और एक चीज और देखेंगे हम, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी इस्लामाबाद पाकिस्तान ने अप्रोच किया है द हाग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं किशनगंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. इन दोनों पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे. तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके छूटने नहीं चाहिए. सबसे पहले द हाग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में देखेंगे. इसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी कहा जाता है. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स द हाग नीदरलैंड्स में हैं. इसको 1899 में इस्टेब्लिश किया गया था. देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि इसका नाम तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, लेकिन ये कोई कोर्ट नहीं है, ना ही इसके पास कोई परमानेंट जजेस हैं. ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का भी कोई पार्ट नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है. ये जो पीसीए है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है जो कि टेम्परेरी ट्राइब्यूनल्स बनाता है सो दैट जो स्टेट्स हैं उनके बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, या फिर किसी भी स्टेट के बीच में है, कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में है, प्राइवेट पार्टीज के भी जो इश्यूज हैं, अगर किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की वजह से वो इश्यूज निकल के आते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम भी पीसीए करता है. पीसीए किस किस टाइप के केसेस देख सकता है? लीगल इश्यूज जिनमें कोई टेरिटोरियल या फिर मैरीटाइम बाउंड्री की बात हो, सॉवर्निटी की बात हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो या फिर कहीं ट्रेड की बात हो. इस टाइप के लीगल इश्यूज
सभी पीसीए के अंडर आते हैं। इसके अलावा जो इसका डिसीजन होगा वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। कोई भी केस हो, कुछ भी हो, दोनों पार्टीज को वो जो डिसीजन है उसको मानना ही होगा। 3 पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, सो दैट वो उसकी पॉलिसीज और बजट को ध्यान रखती है। मेंबर्स ऑफ द कोर्ट है, ये पोटेंशियल जो आर्बिट्रेटर्स हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो आर्बिट्रेशन करवाते हैं, उनके पैनल को कहा जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल ब्यूरो है जो इसका सेक्रेटेरिएट है, जिसको सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं। फंड की बात करें तो इसके पास एक फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड होता है जो किस लिए यूज करता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को उनकी जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को मीट करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको हेल्प करता है। उन डेवलपिंग कंट्रीज की आर्बिट्रेशन में जो भी कॉस्ट लगी है उसको हेल्प करने के लिए इस फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड को बनाया गया है। तो ये था द हॉग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 62 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। उसको मॉडिफाई करने की बात की जा रही है। तो उसका ओरिजिनल रूप हम पढ़ते हैं। ओरिजिनली क्या कहती है इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले कौन कौन से रिवर्स आते हैं? एक तो इंडस रिवर हो गई, उसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो रिवर बेसिन है वो मेनली इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा शेयर किया जाता है। छोटा छोटा शेयर चाइना और अफगानिस्तान के पास भी है। ये ट्रीटी जब 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई तो जो रावी, सतलुज और ब्यास रिवर्स है, मतलब ईस्टर्न रिवर्स, उनको इंडिया को एलोकेट कर दिया गया। और जो वेस्टर्न रिवर्स है जैसे इंडस, झेलम और चिनाब, इनको पाकिस्तान को एलोकेट किया गया। और ये कहा गया कि इन रिवर्स का स्पेसिफाइड डोमेस्टिक नॉन कंजप्टिव और एग्रीकल्चर यूज इंडिया भी कर सकता है, ऐसा इस इंडस वाटर ट्रीटी में कहा गया था। इंडिया के पास ये भी राइट है कि वो वेस्टर्न रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसका होना चाहिए उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, लेकिन ऑपरेशन अनरिस्ट्रिक्ट उसमें रखा जाएगा। अभी प्रेजेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो ईस्टर्न वाटर्स के यूटिलाइजेशन के लिए इंडिया ने क्या किया, कुछ डैम्स बनाए। सतलुज रिवर पे बनाया भाखड़ा डैम, ब्यास रिवर पे बनाया पोंग एंड पांदो डैम, फिर रावी रिवर पे बनाया रंजीत सिंह डैम या फिर जिसको थीन डैम भी कहा जाता है। उसके अलावा बियास सतलुज लिंक बनाया, माधोपुर बियास लिंक, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, ये सभी इंडिया ने अभी डेवलप किए हैं। इसकी वजह से इंडिया ईस्टर्न रिवर्स का 95% वाटर यूटिलाइज कर पाया है। अभी तक 2 मिलियन एकड़ फीट जो है वाटर रावी रिवर का वो अनयूटिलाइज्ड रहता था। पाकिस्तान में ऐसे ही अनयूटिलाइज्ड हुए चला जाता था। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए, इस अनयूटिलाइजेशन को रोकने के लिए इंडिया ने स्टेप्स लिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगाए हैं इसके लिए? शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से होगा क्या कि जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में इरिगेशन के लिए वाटर यूज हो पाएगा और पावर जनरेशन की जा सकेगी। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देख रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग के अंडर। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये एक और प्रोजेक्ट बनाया गया। इसका क्या यूज होगा? ये रिवर उज पे बनाया गया है जो कि रावी रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है। इससे भी इरिगेशन और पावर जनरेशन में मदद मिलेगी। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है जिसको 6 साल लग जाएंगे कंप्लीट होने में। अगला प्रोजेक्ट है सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलो उज। अभी पहले वाला था, अब एक और बनाया गया। इसमें ये कहा गया कि जो एक्सेस वाटर है जो पाकिस्तान में बह के जा रहा है रिवर रावी से, थीन डैम के बाद भी कुछ वाटर ऐसा था जो एक्सेस बच रहा था, उसको भी यूटिलाइज करने के लिए एक बैरेज बनाया गया रिवर रावी पे टनल के द्वारा, जो कि उसको ब्यास के बेसिन से लिंक कर रहा था। यही था सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलो उज। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे डिक्लेयर किया। और जो अभी हमने तीनों प्रोजेक्ट्स की बात करी उससे क्या होगा, जो भी इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर
हमारे पास शेयर है वाटर का, उसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आपको अच्छे से पता होना चाहिए सारा इशू क्या है, क्या इंडस वाटर ट्रीटी है। अब थोड़ा सा ये किशनगंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इनके बारे में भी हम देख लेंगे। रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, इसकी लोकेशन है चिनाब रिवर पे। चिनाब रिवर प्लस जो जम्मू एंड कश्मीर की हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ या किश्तवाड़ जो भी आप बोलना चाहे। इसमें क्या है, एक 133 मीटर लंबा ग्रेविटी डैम लगाया गया है और लगातार 2 साथ साथ इसमें पावर स्टेशन बनाए गए हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दोनों पावर स्टेशंस की कितनी है, 850 मेगावाट। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सबसे पहले आइडिया आया था 2013 में, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बार बार रोकता रहता है, ये कह के हर काम को रोकता रहता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है, लेकिन लेटेस्ट अप्रूवल इसे मिला तो इसमें इन्वेस्टमेंट की गई अराउंड 5300 करोड़ की, और इस पूरे प्रोजेक्ट को 60 मंथ्स का टाइम दिया गया कंप्लीट होने के लिए। पाकिस्तान ने क्या क्या ऑब्जेक्शन दिखाए और इंडस वाटर ट्रीटी कैसे आई। पाकिस्तान ने 2013 में ऑब्जेक्ट किया कि ये जो डैम का कंस्ट्रक्शन है, ये इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस के साथ कंफर्मिटी नहीं है। तो अगस्त 2017 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को अलाउ कर दिया कि वो डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर नए प्रोटेस्ट के साथ वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, लेकिन क्योंकि हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से नोड मिल चुकी हुई थी, तो इंडिया ने कंस्ट्रक्शन चालू रखा। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी। 9 साल की लगातार नेगोशिएशन बातचीत के बाद तब ये साइन हो पाई थी 1960 में, जिसमें वर्ल्ड बैंक की हेल्प ली गई थी। वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी हेल्प की थी, इसी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हो पाई थी, और वर्ल्ड बैंक ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था। इस ट्रीटी में क्या कहा गया है, सीधा सीधा बोला गया है कि इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स का पूरा कंट्रोल है और पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स का पूरा पूरा कंट्रोल है, और इंडिया जो है कुछ परमिटेड यूजेस कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स के वाटर के, लेकिन कोई भी इनके फ्लो में ऑब्लिगेशन इंडिया नहीं लगाएगा। रावी, ब्यास और सतलुज ईस्टर्न रिवर्स हैं, चिनाब, झेलम और इंडस वेस्टर्न रिवर्स है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि इंडिया का प्लान था कि जो इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं यूनियन टेरिटरी में, जब से हमारी यूनियन टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दी गई रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, लद्दाख एंड JNK। उसके बाद हमारा इनके ऊपर होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, सो दैट हम इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो भी हमारा शेयर है वाटर का, उसको फुली यूटिलाइज कर पाएँ। और चाइना को काउंटर करने के लिए भी ज़रूरी है। चाइना CPEC के थ्रू, जो कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, उसके थ्रू हमारी टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हमारी टेरिटरी पे एक तरह से नज़र लगाए हुए बैठा है। तो इसके लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उस एरिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी लोगों की, तो उस रीजन का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना तय है। वहाँ के लोगों को सस्ते में पावर मिल पाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, पावर प्लांट ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगी, तो लोकल पीपल्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल पाएगी, सरप्लस पावर जनरेट हो पाएगी, क्योंकि जो बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड है उसकी वजह से वो हो पाएगी, पावर सप्लाई की पोजीशन सुधर पाएगी। ग्रिड बैलेंसिंग की वजह से कोई भी सप्लाई कट वाली दिक्कतें भी कम हो जाएंगी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा इससे, क्योंकि वाटर यूजेस चार्जेस गवर्नमेंट लेगी रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, जब तक 40 साल वो काम में रहेगा। 40 साल इसकी लाइफ साइकिल है, तो 40 साल तक गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती रहेगी। तो ये सभी इसके बेनिफिट्स हैं। चिनाब बेसिन पे और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, एक है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 624 मेगावाट की कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है, जो कि चिनाब रिवर पे है। अगला कौन सा है, पाकुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कौन से रिवर पे है, ये रिवर पे है मारू सुदार रिवर पे। मारू सुदार रिवर जो है
वो चिनाब रिवर की ट्राइब्यूटरी है। दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये है चिनाब पे ही, इसकी कैपेसिटी है 390 मेगावाट। एक और है सलाल पावर स्टेशन, ये भी चिनाब रिवर पे ही है। ये जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये आपको थोड़े से आइडिया होना चाहिए। अब किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर ले तो इसकी लोकेशन क्या है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है उससे 5 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स की बात कर ले तो 37 मीटर लंबा इसमें एक कॉन्क्रीट फेस रॉक फिल्ड डैम लगाया जाएगा जो कि किशन गंगा रिवर से पानी को डाइवर्ट करेगा, सो दैट वो पानी जो है वो झेलम रिवर बेसिन में चला जाए। इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। टाइमलाइन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसकी 2007 में स्टार्ट की गई थी। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पे भी ऑब्जेक्ट किया था कि इसकी वजह से किशन गंगा रिवर के फ्लो पे अफेक्ट आएगा। किशन गंगा रिवर को पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है। फरवरी 2013 में जो हाग का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने ये रूल किया, उसने ये रूलिंग दी, अपनी डिसीजन दिया कि इंडिया इस पानी को डाइवर्ट कर सकता है, कुछ पानी उसको नीचे पाकिस्तान के लिए भी छोड़ना है और किशन गंगा रिवर पर इंडिया डैम बना सकता है। मार्च 2018 में जो तीनों यूनिट्स थी उनको कमीशन किया गया। हर यूनिट की कैपेसिटी थी 110 मेगावाट। ऐसी 3 यूनिट्स लगाई गई और उसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वहां से होने लगी। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है तमिल लैंग्वेज से। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परीक्षा पे चर्चा के 6th एडिशन में ये कहा है कि तमिल जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, तो हमें इसको प्राइड के साथ एम्बेरिश करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ क्लासिकल लैंग्वेजेस का। हमारे इंडिया में 6 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो क्लासिकल स्टेटस को एंजॉय करती हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सबसे पहली तमिल, इसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड उड़िया 2014। लेटेस्ट ऐड किया गया था उड़िया को, आपको ध्यान रखना है। जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये सभी की सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में लिस्टेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है। क्या गाइडलाइंस है? किसी भी अगर लैंग्वेज को हमें क्लासिकल लैंग्वेज अगर डिक्लेयर करना है तो क्या क्या खासियत होनी चाहिए? वो लैंग्वेज 1500 से 2000 ईयर्स पुरानी होनी चाहिए और उसके जो अर्ली टेक्स्ट हैं, पुराने जो टेक्स्ट हमें मिलते हैं या फिर रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो मिलती है वो काफ़ी एंटीक होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। और क्या कंडीशन है कि जो भी इसके एंशिएंट लिटरेचर है, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सभी जो भी स्पीकर्स हैं उस लैंग्वेज के, वो उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हों, काफ़ी हेरिटेजेबल मानते हों। ये सेकंड कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या हो जाती है कि जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी भी दूसरी लैंग्वेज से वो नहीं आया हो, बोरो नहीं किया गया हो, उसका पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर मॉडर्न लैंग्वेज से अलग होती है, तो ये भी हो सकता है कि क्लासिकल लैंग्वेज और उसके जो लेटर फॉर्म्स हैं जो उससे अदर लैंग्वेजेस बनी हैं उनके बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी भी देखने को हमें मिल सकती है। कोई भी लैंग्वेज अगर एक बार क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाती है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है सो दैट उस क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज को? एक तो 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स रखे जाते हैं उन स्कॉलर्स के लिए जो इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में एमिनेंस हासिल कर चुके हैं। दूसरा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाता है इन क्लासिकल लैंग्वेजेस की स्टडी के लिए। एक और क्या है, यूजीसी जो है उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेशनल चेयर्स इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए डिक्लेयर की जाएं। तो ये सभी मतलब एक तरह से प्रिविलेजेस क्लासिकल लैंग्वेज को दिए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई है, किस क्या टॉपिक है, क्या रीज़न है इस प्ली का। वो प्ली रिलेटेड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईपीएस कौन है, ये है फॉर्मर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इडप्पडी के पलानी स्वामी। ईपीएस इनको शॉर्ट में कहा जाता है। इनके पोल नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करने से ईसीआई ने मना कर दिया था, तो ये इन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी हियरिंग देगा 30 जनवरी को। तो देखो, पॉलिटिक्स में हमें नहीं पढ़ना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है या फिर बॉडी है, जिसका काम क्या है कि हमारे यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस को एडमिनिस्टर करना। ये बॉडी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के जब भी इलेक्शंस होते हैं उनको एडमिनिस्टर करने का काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से रिलेटेड है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 वो इलेक्शंस के साथ डील करता है और एक कमीशन इस्टेब्लिश करने की भी बात करता है इन सभी मैटर्स को डील करने के लिए। इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डेंस में ही इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 25 जनवरी 1950। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 324 से 329 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन की पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी इन सभी के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स मैंने आपको बताया, आर्टिकल 324 ये क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन का कहाँ और कितना सुपरिटेंडेंस रहेगा, कैसे ये डायरेक्शन देगा, कैसे इलेक्शंस को कंट्रोल करेगा, ये सभी हमें बताता है आर्टिकल 324। 325 हमें क्या कहता है कि कोई भी पर्सन केवल रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पे इलेक्शन में पार्ट लेने से या फिर इलेक्टोरल रोल के लिए इनएलिजिबल हेल्ड नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो स्टेट्स की, उनमें जो भी इलेक्शन होंगे वो होंगे एडल्ट सफ्रेज के बेसिस पे। 327 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है इसके पास पावर है कि वो लेजिस्लेटर के इलेक्शंस के लिए कुछ लॉज, कुछ प्रोविजंस बना सकती है। 328 क्या कहता है कि 328 आर्टिकल क्या कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटर के पास ये पावर है कि वो अपने लेजिस्लेचर के लिए भी कुछ प्रोविजंस बना सकती है इलेक्शन से रिलेटेड। 329 क्या कहता है कि इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है 329 जो ये कहता है कि कोर्ट्स जो हैं वो इलेक्शन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जब इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली वन इलेक्शन कमिश्नर की बात करता है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट लाया गया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिससे इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 सिंपल इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 25th सीईसी किसे अपॉइंट किया था, राजीव कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। इसका सेक्रेटेरिएट जो है कमीशन का वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। स्टेट लेवल पे बात करें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की हेल्प करते हैं, जो आईएएस रैंक के एक ऑफिसर होते हैं। प्रेसिडेंट ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों को अपॉइंट करते हैं। इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है या फिर जब तक इनकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए, जो भी इनमें से जल्दी होगा वहीं तक इनका टेन्योर रहेगा। ये सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितना ही स्टेटस और उतनी ही सैलरी और पर्क्स एंजॉय करते हैं। इनको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केवल और केवल एक सुप्रीम कोर्ट जज को जैसे रिमूव किया जा सकता है उसी प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सीईसी है, सीएजी है, इनको केवल 2 ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जो इनका रिमूवल है उसको एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, तभी इनको रिमूव किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है जो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उनका 2/3 पार्ट और टोटल मेंबर्स का 50% से ज्यादा, मतलब 50%, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड
2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ इनके रिमूवल को अप्रूव होना जरूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इम्पीचमेंट वर्ड केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया है। जजेस के सीएजी सीईसी इनके रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट वर्ड को यूज नहीं किया गया है। मैंने आपको बता दिया केवल प्रेसिडेंट के लिए इसको यूज किया गया है, और इसमें भी प्रेसिडेंट को रिमूव करने में भी स्पेशल मेजोरिटी हमें चाहिए, तभी उनको रिमूव किया जा सकता है। अब ईसीआई के की फंक्शंस की बात कर लेते हैं। क्या क्या काम करती है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पूरी की पूरी इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करती है और सुपरिटेंडेंट करती है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सेम काम रहता है। मेन फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाता है कि ये सभी इलेक्शंस को टाइमली कंडक्ट करवाती है, पीरियोडिकली कंडक्ट करवाती है, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या बाय इलेक्शंस हो। ये इलेक्टोरल रोल भी प्रिपेयर करती है और इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करती है। ये पोलिंग स्टेशंस भी की लोकेशन को भी डिसाइड करती है। जो पोलिंग स्टेशंस पे कौन से वोटर्स जाएंगे उसको भी असाइन करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। काउंटिंग सेंटर्स की लोकेशन भी डिसाइड करती है। पोलिंग स्टेशंस की अरेंजमेंट को भी यही देखती है, और जो भी इससे जुड़े हुए मैटर्स हैं वो सभी देखने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करवाती है और उनको इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉट करती है। जो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं वो भी यही सेटल करती है। कमीशन के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स में। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी एमपीज और एमएलएज हैं उनका इलेक्शन के बाद अगर किसी भी रीजन से डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वहां इलेक्शन कमीशन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन रखता है। इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इशू करता है 48 आवर्स पहले, सो दैट कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है या कैंडिडेट है वो किसी अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। ये कैंपेन के एक्सपेंडिचर की लिमिट भी सेट करती है पर कैंडिडेट, और इसको मॉनिटर भी करती है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसको माने। इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुली नेशनल और स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है ये सिंस 1952। रिसेंट ईयर्स में कमीशन ने ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करती है। कमीशन का काम क्या है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का काम करती है और उन पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज कर देती है जिन पार्टीज के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं की जाती। ये अपने काम में इलेक्शन कमीशन के काम में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स की हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आपको दिखाई देगी, जैसे इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ। आपको जो भी इलेक्टोरल गवर्नेंस के जो भी काम होंगे उनके सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल में ये सभी वैल्यूज़ दिखाई देंगी। इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाती है उसमें क्रेडिबिलिटी काफ़ी हाई रहती है, फ्रीनेस रहती है, फेयरनेस रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी और प्रोफेशनलिज्म रहता है। ये इंश्योर करती है कि हमारे सभी एलिजिबल सिटीजन्स इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और वोटर सेंट्रिक और वोटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करती है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करती है और सभी स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखती है। इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। कुछ चैलेंजेस भी इलेक्शन कमीशन फेस करता है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? जैसे क्या देखा गया है कि मनी के इन्फ्लुएंस में और क्रिमिनल एलिमेंट्स के इन्फ्लुएंस में वायलेंस के इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस भी बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस घटती हुई क्वालिटी को किसी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और स्टेट गवर्नमेंट पावर का कई बार काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ करती है, मिसयूज़ करती है, सो दैट जो इलेक्शन की लोकेशन सेट की जाती है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, पोस्ट को जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी पोस्ट भी चेंज की जाती हैं, ऑफिशियल व्हीकल का यूज़ किया जाता है और बिल्डिंग्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी कई बार उल्लंघन किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेशन की बात आती है तब एडिक्वेटली इक्विप्ड नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर भी नहीं है कि वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी को एनफोर्स कर पाए, और ना ही पार्टी फाइनेंसिस को रेगुलेट करने की पावर इसके पास है। तो अभी रिसेंट ईयर में इसका इम्प्रेशन कुछ ऐसा बन गया है कि इलेक्शन कमीशन बहुत कम इंडिपेंडेंट रह चुका है। और एक मेन जो इंस्टीट्यूशनल ड्रॉबैक है इसका, वो है इलेक्शन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके इलेक्शन में नॉन ट्रांसपेरेंसी। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, इसके सिस्टम में काफ़ी नॉन ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। कई बार ये भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ईवीएम्स जो हैं वो माल फंक्शनिंग करती हुई पाई जाती हैं, उनको हैक कर लिया जाता है, वोट्स को रजिस्टर नहीं करते, जिसकी वजह से मासेस का ट्रस्ट इनमें से ख़त्म होता जा रहा है। ये सभी चैलेंजेस हमारा इलेक्शन कमीशन फेस करता है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में पूरे अच्छे से समझाया है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, एक एलिफेंट को कैच किया था जिसका नाम था PT7। ये एक बदमाश एलिफेंट था, आसपास के खेतों में जाके इसने काफ़ी तबाही मचाई, तो इसको कैप्चर किया था कुछ टाइम पहले, हमने आर्टिकल भी कवर किया था इस पे। तो अब उस एलिफेंट की बॉडी पे कुछ गन शॉट वाउंड्स पाए गए हैं, तो उसी की वजह से ये आर्टिकल दोबारा न्यूज़ में आ गया कि ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो जाता है कि उस एलिफेंट पे गन शॉट किसने किए। तो मतलब जब वो खेतों में जाके, फार्म्स में जाके फसलों को खराब कर रहा था, तब शायद किसी ने उसके ऊपर गन शॉट किए जिसके वाउंड्स अब पाए गए हैं। अब लेकिन वो खतरे से बाहर है, उसको प्रॉपर ट्रीट किया जा रहा है एलिफेंट को। तो इस आर्टिकल में हम एलिफेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं वही क्वेश्चन बन के आते हैं, और एलिफेंट पे क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, तो एलिफेंट के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एलिफेंट को काफ़ी सारे कल्चर्स में एक सेक्रेट एनिमल के रूप में देखा जाता है, पवित्र माना जाता है, और ये एक हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। एलिफेंट्स बायोडाइवर्सिटी को भी एनकरेज करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीसीज ये मानी जाती है, और ये माना जाता है कि लैंड एनिमल में सबसे बड़ा जो ब्रेन होता है वो एलिफेंट्स के पास ही होता है। पॉपुलेशन की बात करें तो पिछले 75 ईयर्स में इनकी पॉपुलेशन 50% से रिड्यूस हो गई है। करंट पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में केवल 50 to 60,000 एशियन एलिफेंट्स बचे हुए हैं, और इसकी 60% पॉपुलेशन केवल इंडिया में पाई जाती है। मतलब एशियन एलिफेंट्स का 60% हमारे इंडिया में पाया जाता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो एक कैंपेन चलाया गया था, वर्ल्ड एलिफेंट डे, जिसको 2012 में स्टार्ट किया गया था, सो दैट जो अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स की डिस्टर्बिंग सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस जनरेट की जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव था कैंपेन का कि एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके, सो दैट एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कोई ना करे और उनकी केयर करे। ये फर्स्टली ऑब्जर्व किसने किया था वर्ल्ड एलिफेंट डे? ये एक कैनेडियन फिल्म मेकर माइकल क्लार्क ने और पैट्रिकिया सिम्स ने, और किसके साथ मिलके किया था? थाईलैंड बेस्ड एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन के साथ मिलके। उसके बाद 2012 में पैट्रिशिया सिम्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन को भी फाउंड किया जिसका नाम था वर्ल्ड एलिफेंट सोसाइटी, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने एलिफेंट्स के रिगार्डिंग, जो वो एलिफेंट्स डेंजर फेस करते हैं उनके रिगार्डिंग काफ़ी अवेयरनेस जनरेट की, और ग्लोबली उनको प्रोटेक्ट करने की बात की। कंजर्वेशन स्टेटस की बात कर लेते हैं। IUCN की लिस्ट में जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड और एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड। आपको ध्यान रखना है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट केवल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बाकी दोनों एंडेंजर्ड है। CMS कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। इश्यूज क्या है एलिफेंट से रिलेटेड हमारे इंडिया में? इंडिया में मैंने आपको बताया वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की सबसे ज़्यादा रेंज पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू एक एस्टीमेट, एक सेंसस किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर 2017 में, अराउंड 30,000 एलिफेंट्स हमारे यहाँ थे, मतलब 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा इशू है। इस केस में भी जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं इसमें भी ये जो एलिफेंट है यहाँ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की ही बात होती है। इसमें भी क्या होता है कि ये जो एलिफेंट्स हैं इनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है, तो ये खाने के लिए या फिर फ्रस्ट्रेट होके ह्यूमंस की लाइफ में एंटर करते हैं,
और ह्यूमंस को खतरा पहुंचाते हैं, तो ह्यूमंस उसकी वजह से इनको टारगेट करते हैं, इनको टॉर्चर किया जाता है, कई बार इतना टॉर्चर किया जाता है कि इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। हैबिटेट लॉस इनका होता जा रहा है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट तो इनका खत्म होता जा रहा है, प्लस फ्रेगमेंटेशन के इश्यूज भी देखे जा रहे हैं, इसलिए ह्यूमन हैबिटेशंस के पास इनको आना पड़ता है और जिससे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। 500 ह्यूमंस को एलिफेंट के साथ एनकाउंटर करते हुए एनुअली किल किया जाता है एलिफेंट्स के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स और प्रॉपर्टी का नुकसान भी एलिफेंट्स के द्वारा किया जाता है। एलिफेंट्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट में कई बार मारे जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? सबसे पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1991-92 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। जो वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन है एस्टीमेट थी, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, फॉलोड बाय असम एंड केरला, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में मिलेंगे। एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो एलिफेंट रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे। इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज भी आ जाते हैं, फॉरेस्ट एरियाज आ जाते हैं, कॉरिडोर्स और प्राइवेट या रिजर्व लैंड्स भी आ जाती हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा बनाया था? अगस्त्या मलाई, तमिलनाडु में है ये कंट्री का 32nd एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था। एक माइक प्रोग्राम हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का रेजोल्यूशन था साइट्स वाला, उसमें माइक प्रोग्राम साउथ एशिया में 2003 में स्टार्ट किया गया था। पर्पस क्या था इसको स्टार्ट करने का? इसको स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, सो दैट वो प्रॉपर मैनेजमेंट उन एरियाज का कर पाएँ और जो भी डिसीजंस वो लेते हैं उनको प्रॉपरली एनफोर्स कर पाएँ। एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बना पाएँ कि एलिफेंट पॉपुलेशन को इजीली मैनेज किया जा सके। माइक साइट्स कौन कौन सी हैं? आसाम में है चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व, अरुणाचल में है दियोमाली एलिफेंट रिजर्व, आसाम में ही है दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व, उसके अलावा मेघालय में है गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, वेस्ट बंगाल में है ईस्टर्न डुआर्स एलिफेंट रिजर्व, उड़ीसा में है मयूरभांज एलिफेंट रिजर्व, और उत्तराखंड में है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, मैसूर एलिफेंट रिजर्व है कर्नाटका में, तमिलनाडु में नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, केरला में वायनाड एलिफेंट रिजर्व। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट के बारे में यही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में वाटर बर्ड काउंट बढ़ता हुआ पाया गया है। तो एक सेंसस है जिसका नाम है एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 वाला। उसमें क्या पाया गया है कि केरला की तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में 65% वाटर बर्ड्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन स्पीसीज काउंट यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है। एनुअल सेंसस है ये, जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है, हर साल करवाया जाता है। कौन करवाता है इसे? जॉइंटली दो ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो WWF इंडिया, दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सोशल फॉरेस्ट्री विंग। तो आपको ध्यान रखना है एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है वो करवाता है WWF इंडिया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सोशल फॉरेस्ट्री विंग वो भी एनुअली। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बाई एनुअली या बाइनली कह दे तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस कौन कंडक्ट करवाता है यहाँ भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उसके अलावा देखो स्पीसीज को किन किन चीज़ों से थ्रेट होता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से। कैसे थ्रेट होता है? सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है वाटर बॉडीज में, पैडी कल्टीवेशन, फर्टिलाइजर इंटेंसिव होता जा रहा है, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, प्लस क्रैकर्स जो फार्मर्स बर्ड्स को भगाने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से बर्ड्स भाग जाते हैं। उसके अलावा आजकल एक नया इशू सामने आया है कि वेडिंग और फोटोशूट्स का जो ट्रेंड चल रहा है उसकी वजह से भी बर्ड्स को भगा दिया जाता है या फिर बर्ड्स उस एरिया से दूर रहते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। देखिए इस आर्टिकल में ना काफ़ी सारी स्पीशीज़ की बात की गई है, तो मैंने जब देखा तो ये सभी स्पीशीज़ या तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है या फिर ये लीस्ट कंसर्न है, सभी नियर थ्रेटन्ड है या फिर इनमें से कुछ। तो केवल एक ऐसी स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है,
ये है ओरिएंटल डेटर। मैंने इसको देखिए अलग से हाईलाइट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एंडेंजर्ड मतलब ये खतरे की बाउंड्री पे है, ओरिएंटल डेटर। तो आपको ये याद रखना है। बाकी इतनी सारी स्पीशीज आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा, लेकिन ओरिएंटल डेटर एंडेंजर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट है। एक आप आंसर राइटिंग के लिए ये याद रख सकते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो थ्रेट्स हैं सॉलिड वेस्ट डंपिंग, पैडी कल्टीवेशन जो फर्टिलाइजर इंटेंसिव होता जा रहा है, उसके अलावा ऐसे क्रैकर्स जो फार्मर्स बर्ड्स को भगाने के लिए यूज करते हैं, उनकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, प्लस ये जो ग्रोइंग ट्रेंड है वेडिंग एंड अदर फोटोशूट्स का, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, आप भी इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि चीता साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है हमारी कंट्री में। इसको कहाँ रखा जाएगा? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, 12 बिग कैट्स को लाया जा रहा है। देखो पहली बार नहीं लाया जा रहा है, सितंबर में लाया गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सितंबर में 8 कैट्स लाई गई थी, वो लाई गई थी नामीबिया से, और अब जो है वो लाई जा रही हैं साउथ अफ्रीका से। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे पहले भी तो इंट्रोड्यूस किया था, अब री इंट्रोडक्शन की बात कैसे कर रहे हैं। पहले नामीबिया से लाए थे, अब लाएंगे साउथ अफ्रीका से। तो चीता के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीता 1952 में हमारे यहाँ से ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। दो टाइप के चीता होते हैं, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। आईयूसीएन स्टेटस की बात करते हैं तो आईयूसीएन स्टेटस अफ्रीकन चीता का है वल्नरेबल, और एशियाटिक चीता का है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब ज्यादा खतरा एशियाटिक चीता को है। साइट्स की बात करें, साइट्स की स्टेटस की, इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और इसको भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। हैबिटेट की बात करें तो अफ्रीकन चीता जो है वो अराउंड 6500 टू 7000 प्रेजेंट है, लेकिन जो एशियाटिक चीता है वो केवल 40 टू 50 बचे हैं, जो केवल ईरान में पाए जाते हैं, इसीलिए ऑब्वियसली क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एशियाटिक चीता बड़े होते हैं, सॉरी अफ्रीकन चीता बड़े होते हैं एशियाटिक चीता की कंपैरिजन में। जो एशियाटिक चीता है वो स्मॉलर होते हैं और अफ्रीकन चीता से पेलर होते हैं, मतलब हल्का रंग इनका होता है। इनकी बॉडी पे फर ज्यादा होते हैं, हेड इनका छोटा होता है, नेक लंबी होती है, लाल इनकी आंखें होती हैं और इनकी कैट लाइक अपीयरेंस होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिफरेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा कूनो नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं, जहाँ ये री इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसका एरिया अराउंड 750 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। ये मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और कूनो रिवर जो कि चंबल रिवर की एक मेजर ट्राइब्यूटरी है, वो इस नेशनल पार्क को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। कूनो पार्क, इसको लियोपर्ड के लिए जाना जाता है, जैकल और चिंकारा के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पालपुर कूनो पार्क को चीता और एशियाटिक लोयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। ये कहा था कि यहाँ इनको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर हैबिटेट पाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। कश्मीर के जो पश्मीना शॉल्स हैं उनको एक न्यू एज फ्रेंच टच मिला है। पश्मीना शॉल्स जिनको उनके बूटा के काम के लिए जाना जाता है। तो एक फ्रेंच टच उन्हें कैसे मिला है? एक आर्टिस्ट है मैक्सिमिलियन पैलेट, उन्होंने इस फैब्रिक को कनवास में कन्वर्ट किया है, जिसकी वजह से इस पश्मीना शॉल में एक फ्रेंच टच मिल गया है। देखो इस आर्टिकल में अगर आप आर्ट लवर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास क्या है? पश्मीना शॉल्स। पश्मीना क्या होता है? पश्मीना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पश्मीना को जीआई इंडिकेशन मिला हुआ है, जीआई सर्टिफाइड वूल है ये, जो जिसका ओरिजिन इंडिया के कश्मीर रीजन में है। ओरिजिनली कश्मीरी पीपल पश्मीना शॉल्स को विंटर सीजन में खुद के बचाव के लिए यूज करते थे। ये जो पश्मीना वर्ड है ये पर्शियन वर्ड से आया, पश्म वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग क्या है कि एक ऐसा वूल जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली वीवेबल फाइबर है, मतलब बहुत ही पतला, बहुत ही ध्यान से जिसको वीव किया जाए, बुना जाए, ऐसा फाइबर ये है। पश्मीना शॉल्स काफ़ी कॉस्टली हो जाती है क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, फाइन क्वालिटी की वूल होती है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क इसमें लगता है एक सिंगल पीस को बनाने में, इसलिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। एक सिंगल पश्मीना शॉल को बनाने के लिए उस पे कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है किस टाइप का काम उसमें इन्वॉल्व है।
मतलब ऐसे ही अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए तो एक शॉल को कंप्लीट करने में 72 या उससे ज़्यादा घंटे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इसलिए इतनी महंगी हो जाती है। सोर्स क्या है पश्मीना वूल का? पश्मीना शॉल के लिए जो वूल यूज़ की जाती है वो आती है चांगथांगी गोट से, जो कि लद्दाख में डोमेस्टिकेट की जाती है। देखो हमने जो क्वेश्चन किया था आज प्रीलिम्स का डिस्कस, उसमें यही था कि अ, जो वो ट्राइब है वो कहाँ पाई जाती है? वो ट्राइब लद्दाख में पाई जाती है। आई थिंक क्वेश्चन में उत्तराखंड है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फाइबर प्रोसेसिंग की बात करें तो ये जो रॉ पश्म है ये चांगपा ट्राइब्स के ऊपर ही क्वेश्चन था। चांगपा ट्राइब्स की ही बात हमने की तो आपको पता चल जाएगा चांगपा ट्राइब जो है वो लद्दाख की है, वो उत्तराखंड की नहीं है। ये जो चांगथांगी गोट्स को चराते हैं चांगपा ट्राइब्स, उनके द्वारा ये हार्वेस्ट की जाती है। चांगपा जो है वो सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है। नोमैडिक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जो एक जगह पे परमानेंटली नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं, वो चांगथांग को इनहिबिट करते हैं और लद्दाख के एक रीजन से दूसरे रीजन में ये घूमते रहते हैं। 2001 में चांगपा को एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के रिजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर। कश्मीरी वीवर्स जो हैं वो रॉ पश्म को खरीदते हैं मिडलमैन से, और यही एक कनेक्टिंग लिंक है कश्मीरीज और चांगपा ट्राइब का। उसके बाद इनको इस फाइबर को कॉम्ब किया जाता है, इसको फाइननेस के अकॉर्डिंग इकट्ठा किया जाता है, फिर इस पे हैंडस्पन चलाया जाता है, इसके वाप सेट किए जाते हैं और इसको फिर हैंडलूम में चरखे में डाला जाता है। फिर उसके बाद ये यान जो है वो हैंड वोवन किया जाता है और फिर लास्ट में ये जो ब्यूटीफुली लग्जीरियस पश्मीना शॉल्स हमें दिखाई देती है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो पश्मीना शॉल्स को वीव करने की आर्ट है ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई है ये कश्मीर में। इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो पश्मीना मैंने आपको बताया पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी की वूल है। पश्मीना शॉल पूरे वर्ल्ड के लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करती है, इसलिए इसकी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी जाती है। लोकल इकोनॉमी की वजह से इसकी हाई डिमांड की वजह से लोकल इकोनॉमी को भी ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है। क्या क्या कंसर्न्स देखे जाते हैं? क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड इसकी अवेलेबिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस इसके हैं, इसलिए ये जो पश्मीना है इसका अडल्ट्रेशन किया जाता है, मतलब इसमें नकली कोई भी धागा मिला दिया जाता है सो दैट इस टाइप की माल प्रैक्टिसेस मैन्युफैक्चरर करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। 2019 में BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक इंडियन स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ पश्मीना प्रोडक्ट्स नोटिफाई किया था इन प्रोडक्ट्स की प्योरिटी को सर्टिफाई करने के लिए। जीआई टैग इन्हें मिला हुआ है पश्मीना को। जीआई टैग इन्हें क्यों मिला? क्योंकि ये शॉल जो है वो प्योर 100% पश्म की बनी होती हैं। इनकी इतने पतले फाइबर्स होते हैं इस पश्म के कि अप टू 16 माइक्रॉन्स तक। जो शॉल है वो हैंड वीवन होनी चाहिए लोकल आर्टिसंस के द्वारा। कश्मीर के जो यान है वो केवल हाथ वाला चरखा यूज होना चाहिए। ये सभी कंडीशंस होंगी वही शॉल्स जीआई टैग के लिए सर्टिफाई की जाएंगी। ये 4 कंडीशन है। 100% प्योर पश्म का होना चाहिए, उसकी फाइननेस 16 माइक्रॉन्स तक होनी चाहिए, हैंड वोवन होना चाहिए लोकल आर्टिसंस के द्वारा, और जो यान है वो केवल हैंड के द्वारा स्पन किया जाना चाहिए, तभी जीआई टैग इसे मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है पश्मीना, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो ये था न्यूज़ एनालिसिस। अब हाँ हमने जो क्वेश्चन किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप इस आर्टिकल के बाद आपको इजीली उस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है। विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गई क्योंकि ये रहते हैं लद्दाख में। और सेकंड स्टेटमेंट है दे रियर द पश्मीना गॉड्स एंड दैट यील्ड अ फाइन वूल। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा है। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, मैंने आपको बताया अभी कुछ टाइम पहले ही इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया। तो इनमें से कौन सी करेक्ट होगी? 2 और 3, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा बी। आई होप आपको समझ आया होगा।
कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।